नमस्कार, मैं डॉक्टर चंद्रमणि ब्रह्मदत्त। आज के हमारे रूबरू कार्यक्रम में आज के अतिथि हैं आदरणीय रविन्द्रनाथ श्रीवास्तव जी, परिचयदास जी। आप देश और दुनिया के हिंदी भाषा के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। देश के कोने कोने में आपको हिंदी से भी से भोजपुरी और मैथिली साहित्य में भी जाना जाता है। आज आपसे आपके उन साहित्यिक बिंदुओं पर चर्चा होगी जो आज तक आप सभी से अछूते रहे, और उन अनछुए पहलुओं पर भी आपसे आज चर्चा करेंगे जो हम और आपके बीच में अछूते रहे और देश दुनिया तक नहीं पहुंच पाए। आइए एक बार पुनः मिलते हैं आदरणीय रविन्द्रनाथ श्रीवास्तव जी से, परिचयदास जी से। सर नमस्कार। बहुत आभार आपका डॉक्टर चंद्रमणि ब्रह्मदत्त जी। आपने हमें अपनी बात रखने का अवसर दिया और उम्मीद है कि हम वो बात कुछ कह पाएंगे जो आपकी अपेक्षाएं हैं। सर, उत्तर प्रदेश की वो साहित्यिक उभरा जन्मभूमि, वो कर्मभूमि जहाँ से आपका मूल संबंध है, आजमगढ़ वर्तमान मऊ। बचपन के उस दौर की बात करें कि आपने कैसे सोचा कि मैं हिंदी में काम करूँगा, भोजपुरी में काम करूँगा, मैथिली में काम करूँगा, आपको कैसे मन में आया? क्या ये आज तक का जो यहाँ तक का सफ़र है, क्या ये बचपन में सोचा या समय के साथ धीरे धीरे चलता रहा? जी चंद्रमणि जी, मुझे बचपन से यह आभास होने लगा था कि मुझे भाषा में और साहित्य में रुचि है। जी। इसका प्रमाण मैंने तब महसूस किया जी। जब मैं कक्षा 5 का विद्यार्थी था और मेरे गुरु संजोग से मेरे छोटे बाबा श्रीमान राजवंश लाल जी थे। जी। तो वो जैसे मीराबाई का कोई पद पढ़ाते थे, मनरे परस हरि के चरण। जी। उसमें एक पंक्ति आती है, त्रिविध ज्वाला हरण। जी। तो हमारे बाबा पूज्य राजवंश लाल जी उस शब्द का, उस वाक्य विन्यास का, उस पंक्ति ध्वनि का जो अर्थ निहित करते थे, 3 तरह की ज्वालाएं, त्रिविध ज्वाला हरण। जी। और सुभग शब्द उस कविता की पंक्ति में आता है, कमल कोमल। जी। जिस तरह से भाषा का वो विन्यास प्रकट करते थे, सौंदर्य बोध उपस्थित करते थे, जी। ऐसा मुझे लगता था कि मैं जीवन में इसी क्षेत्र में जाऊंगा, क्योंकि मुझे साहित्य में रस आने लगा। जी। एक दूसरा तब आया जी। जब वे सुलेख एक बोलते हैं कक्षा 5 में 4 में। जी। आप तो जानते हैं कि विद्यार्थी हम लोग रहे हैं। जी। तो सुलेख वो लिखवाते थे और आलेख लिखवाते थे। जी। तो कुछ बोलते थे और सारे विद्यार्थी बैठ करके लिखते थे। जी। कुछ वो बोलते थे और लिखना पड़ता था। ऐसा अनेक बार पाया गया कि एक शब्द, एक कामा, एक पंक्ति भी मेरी गलत सिद्ध नहीं। अच्छा। जी। तो यह बहुत बड़ी बात थी मेरे जीवन में, क्योंकि मैं ऐसा नहीं मानता था कि मैं कोई भाषा का जानकार हूँ या मैं कोई भाषा जानता हूँ। मैं तो सहज रूप में घर में भोजपुरी बोलता था, विद्यालय की भाषा खड़ी बोली हिंदी हुआ करती थी। जी। और मेरे गुरु जो थे, जिनमें से श्रीमान ननकू राम जी, जगरूप राम जी, बाद में विश्वनाथ यादव जी, भृगुनाथ यादव जी, श्रीमान विजय शंकर पांडे जी, ये सब हमारे गुरु हुए। और इसके बाद जो एमए की हमने परीक्षाएं दी, एमए की जो कक्षा पढ़ी, उसमें श्यामाचरण राय जी, रामानंद सिंह जी, रामवृक्ष सिंह जी, ये सब हमारे जो विद्वान, अजित सिंह जी, ये सब ऐसे विद्वान थे जिन्होंने हमें हिंदी के माध्यम से रचा और भोजपुरी भी समझाने की दृष्टि दी। साथ ही जो हमारे गांव का परिवेश था, उसमें भोजपुरी रची बसी थी। भोजपुरी में लोग लोकगीत गाते थे। भोजपुरी में हमारे जो आचार व्यवहार होते थे, जीवन की प्रणाली भोजपुरी में होती थी, गीत गवनई भोजपुरी में होती थी, सभ्यता संस्कृति, शब्द की संस्कृति भोजपुरी से आती थी। पिताजी हमारे भोजपुरी के बहुत अच्छे गायक हैं। वो प्रोफेशनली बहुत इस तरह से विकसित नहीं हो पाए, लेकिन उनके स्वर में जितनी उच्चता है
जो गहराई है श्रीमान राजेंद्र लाल जी, वो बहुत कम लोगों में मौजूद होगी। यह मैं पुत्र के रूप में नहीं कह रहा हूँ, जो मैं रस का रसज्ञ हूँ उस माध्यम से कह जी बिल्कुल। और मेरी माँ जो अब प्रस्थान कर गई भगवान के यहाँ, श्रीमती माधुरी देवी जी, वे भी बहुत अच्छी संगीत की विदुषी थी, बहुत अच्छा लोकगीत गाती थी। यहाँ तक कि मेरी जो तीनों दादियाँ थीं, मेवाती देवी, सिरताजी देवी और शहजादी देवी, ये तीनों ही बहुत अच्छा न केवल गाती थीं बल्कि भोजपुरी की कहावतें, भोजपुरी के लोकगीत, भोजपुरी की लोक कथाएं, सारंगा सदाब्रिज के गीत जी, सोरठी ब्रिजभार की कथा, ये सब हमको सुनाती रहती थी। और कोई किस्सा सुनाने के बाद कहती थी कि खिस्सा गैल बन में आ सोचा अपना मन में, मतलब किस्सा तो जंगल में चला गया, अब सोचो कि क्या होगा। इस तरह से वे हमारे अंदर भोजपुरी का, भारतीय भाषाओं का और जो भाषा से लगाव है उसको उन्होंने डेवलप किया, विकसित किया। आगे की बात बताना चाहूँगा जी। मैं मूलतः विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ जी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इस तरह का विद्यार्थी रहा हूँ जी। मेरी रुचि ये थी कि मैं चूंकि खेतिहर परिवार का हूँ, तो मैं या तो कृषि विज्ञान में आगे बढ़ूँ, एग्रीकल्चर साइंस में जी, या फिर बॉटनी में आगे बढ़ूँ, वनस्पति शास्त्र में जी। पिताजी भी यही चाहते थे जी। पिताजी ने कोशिश की कि मैं बीएससी करूं, लेकिन चूंकि मेरी अभिरुचियां साहित्य की तरफ बढ़ती जा रही थी जी, इस नाते मैं हिंदी और अंग्रेजी और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी वगैरह मैंने लिया जी। फिर पिताजी की रुचि हुई कि मैं अंग्रेजी में एमए करूं, हाँ। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मैं हिंदी में करके, अपनी भाषा में करके ज़्यादा सफलता भी प्राप्त कर सकता हूँ, अभिव्यक्ति भी अच्छी कर सकता हूँ और अपने को पूरे दुनिया में, देश में अच्छे से सामने रख सकता हूँ जी। उसी समय एक घटना ये घटित हुई कि जब मैं विज्ञान का विद्यार्थी था इलाहाबाद में, तो इलाहाबाद में जो हमारा कॉलेज था उसका नाम था सीएवी इंटर कॉलेज, वो सिविल लाइंस में है, सिटी एंग्लो वर्नाकुलर कॉलेज जी। उसके प्रिंसिपल श्रीमान प्रभुदत्त सक्सेना साहब होते थे जी। वहाँ अनेक तरह की प्रतियोगिताएं होती थी। आपको अचरज होगा कि निबंध में मैं पहला आया, कविता पाठ में दूसरा आया, भाषण प्रतियोगिता में दूसरा आया, तो 3 प्रतियोगिताएं मैंने जीती जी। बगैर किसी सोर्स के, सिफारिश के, किसी बड़े परिवार का हुए बगैर, एक साहित्यिक पृष्ठभूमि के नाते में विकसित करता गया। और मुझे 3 सम्मान एक ही साथ एक व्यक्ति ने हाथ में दिया। उनका नाम था श्री वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन, अच्छा, जो हिंदी के बड़े प्रकांड विद्वान, मैथिली के प्रकांड पंडित और विद्वान आदमी। उन्होंने कहा कि अरे भाई सक्सेना जी, जो हमारे प्रिंसिपल थे जी, कि ये बच्चा कौन सा है कि सारे पुरस्कार इसी को दिए चले जा रहे हैं जी। ये बात मैं आपको बताऊं कि 1979 की होगी अंदाजा, 79-80 की बात जी। तो उन्होंने कहा कि मैं पीछे जो हमारा कॉलेज था सीएवी इंटर कॉलेज, अभी भी इसी इलाहाबाद की सिविल लाइंस में स्थित है वो, तो कहा कि हिंदी साहित्य सम्मेलन में मैं रुका हूँ, राहुल कुटीर में, तुम आओ और मुझसे मिलो जी। तो सक्सेना साहब आदरणीय हमारे प्रिंसिपल साहब ने कहा कि भाई तुम सारे 2-3 मित्र जो अच्छे रुचि के हैं, इसी रुचि के हो, तो तुम लोग जाओ और उनसे भेंट करो, मिलो। तो हम लोग गए शाम के समय, बिठाया उन्होंने, पूछा उन्होंने कि बेटा तुम्हारी मातृभाषा क्या है जी। मैंने कहा कि बाबा घर में तो मैं भोजपुरी बोलता हूँ और स्कूल और कॉलेज में हिंदी और अंग्रेजी का उपयोग करता हूँ जी। तो कहे कि तुम्हारे घर में और बैकग्राउंड क्या भाषा की है जी। तो मैंने कहा कि जब मैं बहुत छोटा था, बहुत ज़्यादा छोटा, तो मेरे बाबा श्रीमान चंद्रभान लाल जी, जो कि चकबंदी अधिकारी भी थे, उन्होंने उंगली पकड़ करके खेतों में फारसी के महान कवि शेख सादी की कविताएं मुझे सुनाई। अरबी के वो जानकार थे, फारसी के जानकार थे, उर्दू के पंडित थे, और पिताजी मेरे संस्कृत के विद्वान हैं, धारा प्रवाह संस्कृत बोलते हैं, अंग्रेजी उनकी अच्छी है, हिंदी हमारे छोटे बाबा श्रीमान राजवंश लाल जी, जो मीरा, सूर, तुलसी, कबीर इत्यादि का जिन्होंने वाचन किया, पढ़ाया मुझे जी, रैदास, इस तरह के लोगों का मेरे मन में संस्कार दिया। और भोजपुरी तो हम लोग बोलते ही बिल्कुल। तो बाबा ने कहा नागार्जुन ने कि तुम्हें बेटा कम से कम साहित्य में भी भोजपुरी का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल, हिंदी जरूर लिखो, मैं उसका सम्मान करता हूँ। मैंने कहा कि बाबा आप किस किस भाषा में लिखते हैं जी।
उन्होंने कहा कि मैं देखो सिंहली में लिखता हूँ, हाँ, मैं पाली में लिखता हूँ, मैं संस्कृत में लिखता हूँ, मैं बंगला में लिखता हूँ, मैं मैथिली में लिखता हूँ, मैं नेपाली में लिखता हूँ, मैं जाने कितनी भाषाओं में लिखता हूँ। जी। हमने पूछा कि बाबा आप ऐसा क्यों करते हैं, बताइए, मैं अभी छोटा ही बच्चा रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, मुश्किल से 16-17 साल का बच्चा रहा हूँ। मैंने कहा कि आप ऐसा क्यों करते हैं, आप अगर मूलतः मैथिली हैं तो आपको नेपाली और बंगला में लिखने की क्या आवश्यकता, और स्पेशली सिंहली में क्यों लिखते हैं आप? बिल्कुल। उन्होंने कहा कि मैं देखो श्रीलंका में सिंहली शास्त्र का प्राध्यापक प्रोफेसर रहा हूँ, जी जी, और पाली का मैं अध्येता रहा हूँ, इसीलिए मैंने अपना नाम नागार्जुन मैंने रखा हुआ है। कई बार साहित्य में ऐसा होता है कि साहित्य में स्पेशली हिंदी लिटरेचर में जी, क्रांति का इतना जोर है जी, कि अगर क्रांति की कविता नहीं लिखो तो लोग समझते हैं कि आप प्रतिक्रियावादी हैं, अंग्रेजी में जिसको रिएक्शनरी कहते हैं। जी जी, बिल्कुल। उन्होंने कहा कि काव्य में प्रेम लिखना भी एक तरह से क्रांतिकारिता है। आप किसी से प्रेम करते हैं तो समाज में हट के काम करते हैं, बड़ा काम करते हैं, क्योंकि समाज तो प्रेम नहीं देखना चाहता। बिल्कुल। समाज तो चाहता है कि वो यथास्थिति हो और नॉर्मल जो सिचुएशंस हैं। तो प्रेम की उपस्थिति को भी नागार्जुन ने कहा कि क्रांति से कम नहीं है, और उसको रचना का स्वर देना भी एक बड़ी बात है, एक बड़ी हैसियत है। इसलिए मैं बंगला में ज्यादातर प्रेम कविताएं लिखता हूँ। तो तुम्हें भी चाहिए कि तुम अनेक भाषाएं सीखो, खास तौर से भोजपुरी को सम्मान दो, मैथिली भी सीखो, और इन भाषाओं में जो तुम्हारी अभिव्यक्तियां हो सकें वो करो। तीसरी सलाह उन्होंने दी कि गद्य भी लगातार लिखो, क्योंकि आज मैंने देखा कि तुम्हें निबंध में प्रथम पुरस्कार दिया गया है। बिल्कुल। इसका अर्थ यह हुआ कि तुम्हारा गद्य बहुत श्रेष्ठ हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा, गद्य का विषय क्या था जिसमें हमको प्रथम पुरस्कार दिया गया था? सत्यमेव जयते। अच्छा। तो सत्य के बारे में मैंने एक वाक्य उस समय लिखा था जी, आज भी मुझे याद है जी, कि सत्य बोलने का अभ्यास करते करते, आज भी मुझे वाक्य याद है जी, सत्य बोलने का अभ्यास करते करते एक समय ऐसा आएगा कि जो भी बोलेंगे वो सत्य होगा। सत्य होगा, जो भी बोलेंगे वो सत्य होगा। तो हमारे उस निबंध में लालित्य था, एक ऐसी चारुता थी, एक ऐसी भाषा की संपदा थी जो रुचिपूर्ण थी, जो ठोस गद्य के साथ साथ कविता की तरलता भी लिए थी। इसलिए नागार्जुन जी और हमारे जो हिंदी के प्राध्यापक थे श्रीमान हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी और तमाम विद्वान लोग, वो कायल हो गए थे कि एक छोटा बच्चा कैसे ऐसा निबंध और ऐसा प्रसन्न गद्य कैसे। बिल्कुल बिल्कुल। और वही धारा मेरी साहित्य की चल निकली, और मैं आज इस आपके इंटरव्यू के माध्यम से जो अभी जीवित हैं श्रीमान नरेश सहगल जी, जो कि उसी कॉलेज में हमारे अंग्रेजी के भी प्राध्यापक थे, और उन्होंने पहली रचना हमारी प्रकाशित की, वो कहानी की रचना थी, और दूसरे साल उन्होंने एक कविता की रचना प्रकाशित की। तो मैं इस मंच के माध्यम से उनको भी प्रणाम करता हूं कि उन्होंने पहली बार हमारी भाषा को लिखित स्वर दिया। इस तरह से रास्ता हमारा। लेकिन सर, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आपका जो साहित्यिक सफर आरंभ रहा है, तो उसमें तो बहुत सारे लोगों का योगदान और आशीर्वाद आपके साथ रहा है। निस्संदेह जब इतने सारे लोगों का, इतनी महत्वपूर्ण शख्सियतों का योगदान और आशीर्वाद आपके साथ है, पिता के रूप में, दादा के रूप में, गुरुओं के रूप में, और बहुत सारे जो बौद्धिक लोगों के रूप में, ये तो होना ही था। लेकिन मऊ उस समय जिस तरह की स्थिति में था, सामाजिक स्थिति में या विकास की स्थिति में, मऊ के छोटे से गांव से निकलकर दिल्ली तक का सफर कैसा रहा? मऊ में जो कि पहले आजमगढ़ जिला था, बिल्कुल, वो आजमगढ़ के पूर्वी हिस्से को मऊ बना दिया गया। जी जी। हमारी काफ़ी शिक्षा दीक्षा मऊ के नदवा सराय इंटर कॉलेज, मोहम्मदाबाद इंटर कॉलेज, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मोहम्मदाबाद, और श्रीमान गांधी जी के नाम पर जो महाविद्यालय था, मालटारी एक जगह है आजमगढ़ में, जी, श्री गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय मालटारी आजमगढ़, वहाँ से एमए की डिग्री ली जी। और वहीं से मैंने जो नेशनल एजुकेशन टेस्ट है जिसको नेट बोलते हैं, हाँ, मैंने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया, और पहली बार जेआरएफ का और नेट का आयोजन भारत सरकार ने
किया था उस समय पहली बार। बिल्कुल। और पहली बार मैंने अभी एमए भी डिग्री प्राप्त नहीं की थी, रिजल्ट आना अभी बाकी ही था, तब तक मैं जेआरएफ हो गया, तब तक मैं नेट हो गया। बिल्कुल। तो अध्ययनशीलता लगातार जो मेरी बनी हुई थी, स्पेशली मेरे पूर्वजों और मेरे गुरुओं का अवदान तो है ही जी। मैं अपनी घर की जो रोशनी थी, उस समय बल्ब हमारे घर आ गया था, गांव में ट्यूबवेल हमारे घर लग गया था, उसकी रोशनी में पढ़ता रहता था। लेकिन मालटारी में मालटारी एक आजमगढ़ में जगह है जो आजमगढ़ से आप ये समझ लें कि 25-30 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव जैसा है जी। वहाँ की लाइब्रेरी बड़ी खूबसूरत और बड़ी थी। वहाँ क्या था कि करीबन 50 ऐसी पत्रिकाएं थी, 50 जो समकालीन साहित्य, मध्यकाल के साहित्य, आदिकाल के साहित्य, संस्कृत साहित्य, पाली साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, प्राकृत साहित्य इत्यादि की होती थी जी। और आप नई से नई चीजें, कविता के बारे में, आलोचना के बारे में, निबंध के बारे में, कहानी के बारे में, उपन्यास के बारे में जान सकते थे जी। तो दयानंद पांडे जी लाइब्रेरियन वहाँ के हुआ करते थे जी। ज्यों ही मुझे देखते थे कि आ गए हैं, तुरंत पूछते थे कि भाई कौन सी किताब चाहिए, तुरंत ला करके देते थे जी। यहाँ तक कि हिंदी विभाग ने हमें पैसा दिया जब एमए के पहले साल में मेरा सर्वोच्च अंक आया जी। वैसे तो पहला स्थान आया अलका राय जी का, जो वहाँ पे वो छोड़ के चली गई एक बैंक में, तो मेरा ही स्थान पहला हो गया और विद्यालय ने कहा कि आप जितने पैसे चाहिए आप लीजिए और अपने पसंद की किताबें इलाहाबाद और बनारस से लाइए, इस लाइब्रेरी के अलावा। जी। तो मैं बहुत धन्यवादी हूँ कि उस संस्था ने, उस महाविद्यालय ने, हमारे स्नातकोत्तर महाविद्यालय ने किताबें खरीदने के लिए पैसा दिया। मैं तो सोच ही नहीं सकता था कि मुझे ऑफर किया जाएगा कि आप, और मेरी फीस उन्होंने आधी माफ कर दी, मैंने कहा भी नहीं था। नहीं, इसी बीच जो मैं आपका बायोडाटा पढ़ रहा था, बहुत विस्तृत बायोडाटा है, मैं इसको अगर मैं सारा बोलूँगा तो बहुत समय लगेगा, लेकिन जो मुझे लगा कि जिस तरह से आपने अपने साक्षात्कार में कहा कि मैं विज्ञान का विद्यार्थी होना चाहता था, उसके बाद में आप हिंदी में आके, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि पीएचडी आपने समाजशास्त्र में की। मैंने पीएचडी साहित्य के समाजशास्त्र और डीलिट जो कि मैं पूरी कर चुका था लेकिन जमा नहीं कर पाया आगरा विश्वविद्यालय के कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी विद्यापीठ से, जी जी, वो भी साहित्य के समाजशास्त्र में था जी। उसका एक बड़ा अवदान ये था, मैं आपको बताऊं जी, कि जब मैं पीएचडी करने के लिए उत्सुक हुआ, तो चूंकि मैं नेट क्वालिफाई कर चुका था, जेआरएफ हो चुका था जी, तो देश के लगभग 15 विश्वविद्यालयों ने मुझे ऑफर किया कि आप आइए हमारे यहाँ पढ़िए जी। आनंद वगैरह में जो कि गुजरात के विश्वविद्यालय हैं, उन्होंने तो कहा कि आप आइए और पढ़ाइए भी। जी जी। जेएनयू में मेरा हो रहा था, मेरा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हो रहा था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में श्रीमान प्रख्यात आलोचक रामस्वरूप चतुर्वेदी जी तैयार हो गए थे। मतलब आप ये समझें कि ये बहुत बड़ी अनुकंपा है कि मुझे सभी लोग, उपलब्धि भी है, चाहते थे कि सब लोग हमारे साथ काम करें जी। संयोग कुछ ऐसा बना कि जेएनयू में होते होते अंततः मुझे गोरखपुर में ही एडमिशन मैंने लिया। पिताजी की शायद इच्छा ये थी कि मैं थोड़ा पास रहूं, घर के नजदीक पास रहूं और वहाँ पे मैं काम करूं जी। तो मैंने गोरखपुर विश्वविद्यालय में जब एडमिशन के लिए पीएचडी के लिए पर्चा भरा, तो जब विषय के बारे में चर्चा चलने लगी तो प्रोफेसर एसपी नागेंद्र, शीतला प्रसाद नागेंद्र जी, जो भारत के जाने माने समाजशास्त्री थे, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। पंत इंस्टीट्यूट के वो डायरेक्टर भी बाद में हो गए थे और लखनऊ विश्वविद्यालय के भी वाइस चांसलर हो गए थे। वो गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रो वाइस चांसलर थे जी। तो जब मेरा साक्षात्कार होने लगा पीएचडी के लिए, तो प्रति कुलपति यानी कि प्रो वाइस चांसलर के रूप में श्रीमान शीतला प्रसाद नगेंद्र जी बैठे थे जी। मेरी बातचीत सुनकर के बड़े आह्लादित हुए, बड़े खुश हुए जी। उन्होंने कहा कि ये तो हम लोगों का गौरव है कि एक बच्चा जो कि ऑल इंडिया नेट और जेआरएफ क्वालिफाई करके, जो बहुत कम बच्चे हिंदी में क्वालिफाई किए हैं जी, ये हमारे साथ है। और बेटा मेरी इच्छा है कि मेरा जो विषय समाजशास्त्र है उससे जुड़ा कोई काम करूं जी जी। तो मैंने पूछा कि सर आप ही कोई रास्ता सुझाएं जी। तो उन्होंने कहा कि तुम कविता के समाजशास्त्र पे काम कर सकते हो जी, साहित्य के समाजशास्त्र पे काम कर सकते हो जी जी। यह शायद साहित्य जगत को पहली बार मैं आपके इस मंच के माध्यम से भी सूचित कर रहा हूं कि प्रोफेसर शीतला प्रसाद नगेंद्र जी ने जी जो विषय हमको सुझाया
उस विषय पर आगे बढ़ते हुए मैंने पीएचडी साहित्य के समाजशास्त्र पर, सोशियोलॉजी ऑफ लिटरेचर पर, मूलतः हिंदी साहित्य में ही साहित्य के समाजशास्त्रीय अध्ययन पर प्रस्तुत की। और उन्हीं नगरीय जो प्रसंग हो सकते हैं कविता के, जो नई कविता के यानी कि समकालीन कविता के 1960 से 85 तक की जो कविता है, उस पर हमने अध्ययन करते हुए और उसके साहित्यिक पहलुओं का क्या समाजशास्त्रीय महत्व है, खास तौर से जैसे जो शहर के जो कठिन पहलू हैं कि आपको शौचालय नहीं मिलेगा, कोई आपके घर आ जाएगा तो आप घबरा जाएंगे, आप 4 बच्चे एक ही कमरे में पड़े हुए हैं, नौकरी की अलग समस्या है, प्रदूषण की अलग समस्या है, पर्यावरण की अलग बहुत सारी समस्याएं जो शहरों के जीवन और संस्कृति पर केंद्रित हैं, उन पर मैंने फोकस किया। इसमें जो सबसे अच्छी किताब मुझे प्रामाणिक रूप में हमें पसंद आई और बेस बनी, वो थी लुईस मम्फोर्ड की किताब, नगरों की संस्कृति करके उनकी किताब थी। और उस किताब ने हमको एक बेस प्रदान किया कि कैसे हम शहरों की संस्कृति का अध्ययन करें और कैसे शहर कई बार शोषण के केंद्र भी होते हैं। बिल्कुल। और कई बार गांवों का शोषण शहरों के द्वारा होता है, तो शहरों और गांवों के जो अंतर संबंध हैं, उनको कविता में कैसे व्याख्यायित किया जाए, कैसे उसके सौंदर्य बोध को समझा जाए और कैसे आज के समय में शहर के दखल को निरूपित किया जाए समाजशास्त्रीय रूप में, आलोचनात्मक पक्ष में। इस तरह से मैंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उसके एक ही साल के बाद प्रोफेसर महेंद्र नाथ दुबे, जो हमें बड़ा स्नेह करते थे, आज उनको इस मंच के माध्यम से मैं प्रणाम अर्पित करता हूँ, उन्होंने डीलिट में मेरा एडमिशन करवा दिया। आगरा जो विश्वविद्यालय है, वर्तमान में जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा, उसका एक एकांश है, उसका नाम है कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी विद्यापीठ। वो बहुत बड़े साहित्यकार थे, गुजराती के, उनके नाम पे है। वहां पर उन्होंने, जबकि मैं इंटरव्यू देने भी नहीं गया था, बुलाया ही नहीं गया मुझे, सिर्फ मैंने एप्लीकेशन दी, अपना एक प्रपोजल भेजा, उसके आधार पर ही वो चूंकि कमेटी के चेयरमैन थे, उनको लगा, हाँ, हमने विषय बड़ा लंबा दिया था। विषय दिया था हिंदी उपन्यासों में गांधी और दलित समाजों का तुलनात्मक अध्ययन। उन्होंने उसको बदल दिया और विषय दिया हिंदी उपन्यासों का दलित शास्त्रीय अध्ययन। इस तरह से दलित सौंदर्य बोध का अध्ययन। इस पर मैं काम करने लगा। यह अलग बात है कि काम पूर्ण होने के बावजूद वो मैं किसी कारणों से नहीं जमा कर पाया, लेकिन वो भी मेरा विषय साहित्य के समाजशास्त्र का था और मैं लगातार उसमें लगा रहा। मैंने साहित्य के तमाम सौंदर्य शास्त्रीय पक्षों का, समाज के वंचित जनों का जो सौंदर्य शास्त्र है, जो उसके अत्यंत जो अंत्यज लोग हैं, जो समाज के हाशिए के लोग हैं, बहिरागत लोग हैं, उन पर हमने फोकस करने की कोशिश की, उनको फोकस किया कि उनका जो एक आत्यंतिक महत्व है समाज में, अंतर्धारा बहती है, उसको हम सामने लाने की कोशिश करें। तो इस तरह से हमने रिसर्च का काम किया। जैसे ये सारी जो चर्चा हो रही है साहित्य के रूप में कि मऊ से लेकर यहाँ तक का सफ़र, आपकी शिक्षा का सफ़र, आपके साहित्य का सफ़र, और जिन महत्वपूर्ण लोगों का सानिध्य आपको मिला, आशीर्वाद आपको मिला, और जिन्होंने आपके मार्ग को प्रशस्त किया, मेरा ये कहना है कि आपका दिल्ली का सफ़र, चूँकि सारे लोग जानते हैं साहित्यकार, विशेष रूप से हिंदी या भोजपुरी और मैथिली के साहित्यकार, तो शायद ऐसा कोई नहीं होगा जो आपके नाम से परिचित ना हो। जब आप दिल्ली में आए, दिल्ली सरकार की महत्वपूर्ण हिंदी अकादमी के आप बहुत लंबे समय तक सचिव रहे, भोजपुरी अकादमी और मैथिली अकादमी के भी आप बहुत लंबे समय तक सचिव रहे। इस बारे में एक जो महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो मुझे जानकारी है, जो मैंने भी आपको उस समय कार्य के रूप में देखा, भारत का सबसे महत्वपूर्ण जो कवि सम्मेलन लाल किला कवि सम्मेलन माना जाता है। अब मानेंगे ही, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि साहित्य में, खासकर विशेष रूप से कवि सम्मेलन में, जिसने लाल किला कवि सम्मेलन पढ़ लिया, उस पर एक तरह से स्थान हो गई।
उस हिंदी अकादमी के आप बहुत लंबे समय तक सचिव रहे और मैथिली और भोजपुरी अकादमी के भी आप बहुत लंबे समय तक सचिव रहे। उस समय कैसा अनुभव किया आपने उस समय, उस कार्यकाल में? जी मैं क्योंकि मैं आधा मिनट आपकी विषय, क्योंकि लाल किले कवि सम्मेलन को पढ़ना हर किसी की इच्छा होती है, अब उसका चयन और आपका उस सचिव पद पर बहुत लंबे समय तक कार्य करना। जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपका है। जी, असल में मैं सबसे पहले मैथिली भोजपुरी अकादमी का सचिव नियुक्त हुआ 2008 के अक्टूबर में। जी, 15 अक्टूबर 2008 को। जी, और वास्तव में देखा जाए तो मैं प्रामाणिक रूप से पहला सचिव कहा जा सकता हूँ। यद्यपि श्री नानक चंद जी को एक कार्यभार शुरू में 1 महीने के लिए कुछ दिया गया था ऑन पेपर, लेकिन व्यावहारिक साक्षात्कार के रूप में देखा जाए तो मैंने कार्य करना आरंभ किया। जी, मेरे सामने बहुत बड़ी समस्या थी जी, कि जो मैथिली और भोजपुरी भाषाएं हैं, जी, उन भाषाओं को कैसे जी, समकाल में अपने समय में जी, किस तरह से हम साहित्यिक सर्जनात्मकता दे पाएं, जी, उनकी सांस्कृतिक सर्जनात्मकता दे पाएं, जी। ये हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। जी, खास तौर से भोजपुरी के सामने यह मेरी बहुत बड़ी चुनौती थी जी, कि अक्सर भोजपुरी को एक मौखिक भाषा के रूप में जी, बहुत से लोग कहते रहे हैं। लोगों को शायद यह ज्ञात नहीं है या नहीं रहा होगा कि भोजपुरी में इतने सारे लिखित काम इम्पोर्टेंट हुए हैं या हो सकते हैं। जी, भिखारी ठाकुर जैसी भिखारी ठाकुर हुए, महेंद्र मिश्र हुए, जी, और बहुत महत्वपूर्ण रचनाकार हुए, मनोरंजन प्रसाद सिन्हा हुए, रघुवीर नारायण हुए, अनेक लोग हैं। अभी भारत के बाद फिजी, मॉरिशस, नाम लूंगा तो जी। काफी समय आपका जाएगा, लेकिन ये सब हमारे गौरव हैं। जी, दिक्कत ये पेश हो रही थी कि इनको भोजपुरी के बाहर जी, प्रायः लोग नहीं जानते। बिल्कुल। जैसे एक गैर भोजपुरी आदमी महेंद्र मिश्र को नहीं जानता। एक गैर भोजपुरी आदमी शायद भिखारी ठाकुर के नाच, विदेशिया नाच यानी नाटक को नाच कहते थे, विदेशिया के नाच यानी विदेशिया जो नाटक है, लेकिन वो रघुवीर नारायण, सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवा से, इतना सुंदर, जो कि एक तरह से राष्ट्रभक्ति गीत माना जाता है। बिल्कुल। और आप गद्यकार हमारे हुए हैं और राहुल संकृत्यायन ने नाटक लिखे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। भोजपुरी की जो इमेज थी या बना दी गई थी जी, उसमें समकाल को रिफ्लेक्ट करने के लिए जो एक स्पेस होता है वो लोग नहीं समझ पा रहे थे। मैंने उस स्पेस को ढूंढने की कोशिश की दिल्ली शहर में बैठ के। जी, और मैं एक बात, ये तो समाज और समय तय करेगा। जी, बिल्कुल। मैं इतने समय से वहां नहीं हूं, ये तो समय ही सिद्ध करेगा। लेकिन मैंने एक नवोत्कर्ष, एक नवोन्मेष, एक इनोवेशन लाने की ये कोशिश की कि भोजपुरी को हमारे समय की श्रेष्ठतम आलोचनात्मक और सृजनात्मक भाषा बनाया जा सकता है, जैसे कि मैथिली को बनाया जा सकता है। जी, हमने ये कोशिश की कि अच्छे लोग आएं, अच्छी बातें करें, अच्छे तरीके से लिखें। हमने परीक्षण पत्रिका निकाली, अभी वो कई पाठ्यक्रमों में शामिल है, एमए के मैथिली और भोजपुरी के परीक्षण पत्रिका। और विवेकी राय जैसे बड़े लेखक और गोविंद झा जैसे मैथिली के बड़े लेखक ने चिट्ठी लिखकर मुझे कहा कि आप अद्वितीय काम कर रहे हैं, ऐसा हमने कोई पत्रिका देखी नहीं। जी, यह मेरा गौरव है, मैं इसको अपना एक पाथेय मानता हूँ, इसको मैं अपना एक बहुत बड़ा एक आशीर्वाद मानता हूँ और अपनी सफलता मानता हूँ। जी, हमारे सामने चुनौती दूसरी ये थी कि इस पंथ को कैसे दिल्ली से बाहर पूरे विश्व में फैलाया जाए। जी, क्योंकि जैसा आप सभी जानते हैं कि भोजपुरी जो है वो मॉरिशस, गुयाना, घाना, त्रिनिदाद, फिजी, नेपाल इत्यादि देशों में सभी के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री में से कोई न कोई भोजपुरी जरूर है। बिल्कुल, अमूमन अप्रवासी भारतीय कोई न कोई है। बिल्कुल। तो सवाल इस बात का है कि अगर उसको जो एक भाषा जो पूरी दुनिया की भाषा है, उस भाषा को अगर सर्जनात्मकता का बड़ा आधार दिया जाए
तो फिर हमने उसी तरह के लोगों को लाना शुरू किया। और चूंकि हमें शासन का एक समर्थन था, या हमें सौभाग्य है कि अगर शासन का उस समय समर्थन नहीं होता तो मैं सृजनात्मकता को ऐसे विकसित नहीं कर पाता। मैं आज इस मंच के माध्यम से उस समय की शासकीयता को भी एक साधुवाद दूंगा, उनको भी एक प्रशस्ति दूंगा, प्रणति दूंगा। क्योंकि आप सिस्टम में अगर होते हैं, व्यवस्था में होते हैं, और अगर आप अच्छा काम करते हैं तो उस अच्छे काम के लिए आपका संबल होना चाहिए। बिल्कुल। हमें याद नहीं आता कि हमें वो संबल नहीं मिला। हम जब भी, बल्कि एक बार तो हमने विश्व भोजपुरी सम्मेलन की बात उठाई तो प्रशासन ने कहा कि आप बताइए आपको क्या सुविधाएं चाहिए। वो सारी सुविधाओं का एक आकलन किया गया। खैर वो अलग बात है कि मैं भोजपुरी मैथिली अकादमी से अपने मूल विभाग में वापस चला गया, और वो सारा पैसा शासन ने चूँकि कहा कि परिचय दास जी वापस चले गए हैं तो यह पैसा वापस ले लिया जाए, तो उन्होंने अलग तरीके से उस पैसे को डील किया। लेकिन यह उन्होंने विश्वस्ती मेरे प्रति की, और उस विश्वस्ती को मैंने न केवल प्रकाशन में, बल्कि प्रशासन में, बल्कि भाषा के विस्तार में, बल्कि जो संगीत है, संस्कृति है, कलाएं हैं, मैंने एक रंगपूर्वी जो है वो बहुत बड़ी कला एक प्रदर्शनी लगाई। वो शायद भारत में अपने तरह की, दिल्ली में तो अद्वितीय रही होगी। मैं ऐसा सोचता हूँ कि उसमें मैथिली, भोजपुरी, मगही, बज्जिका, अंगिका, झारखंड के तमाम हिस्सों से, बंगाल के तमाम हिस्सों से, उड़ीसा के तमाम हिस्सों से, पूर्वी समाजों के जितने अच्छे जो पेंटर्स थे उनकी रचनाओं को कलेक्ट करवा के हमने प्रदर्शनी कराई, जिसका उद्घाटन हुआ। और अच्छे अच्छे लोग, शेखर सुमन आए, तमाम लोग आए, मतलब प्रशस्ति के लिए आए। बिल्कुल। इस तरह से हमने भोजपुरी को, और जब भी हमने भोजपुरी का कविता पाठ कराया तो कोशिश की कि उसमें, देखिए कमी तो किसी में भी ढूंढी जा सकती है, विरोध तो किसी का भी किसी नाते किया जा सकता है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि मैंने सृजनात्मक रूप से अच्छी रचनाओं के चयन के प्रति अपनी दृष्टि रखी, ऐसी कोशिश की। लेकिन सर मेरा देखिए, जिस तरह से हम भोजपुरी और मैथिली की बात कर रहे हैं, अब ये जहाँ तक मुझे जानकारी है, और जहाँ तक मैंने आपको देखा है कि बड़ा महत्वपूर्ण योगदान आपने दिया। बहुत समय, उस समय आपने बहुत बड़े स्तर पर भी आयोजन वगैरह कराए। भारत के कोने कोने पर जो भोजपुरी और मैथिली के जुड़े हुए साहित्यकार थे उनको आपने दिल्ली में आकर मंच दिया। सही, स्पष्ट है, बिल्कुल सही। लेकिन मेरा सवाल एक अधूरा है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि हर हिंदी कवि का एक सपना होता है कि लाल किले पढ़ना। मैं उस पर आ रहा हूँ। लेकिन सपना तो है, चूंकि आप हिंदी अकादमी के सचिव के तौर पर रहे, आपने हिंदी अकादमी की पत्रिका निकाली, या पत्रिका को बड़े ही नए तरीके से आपने निकाला। दूसरा, जब इतना बड़ा मंच है, भारत के हर हिंदी के व्यक्ति का एक सपना है कि लाल किला पढ़ो, तो उसकी चयन की प्रक्रिया में कुछ खट्टे मीठे अनुभव तो जरूर आपको रहे होंगे। मैं उस बारे में आपसे, बहुत अच्छा प्रश्न आपका है, और थोड़ा सा क्रिटिकल प्रश्न है। जी, क्योंकि संवेदनशील है, इस पर बहुत आंतरिक बातें हैं, तो बहुत प्रकट तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन मैं ये जरूर जितना संभव है कि जो हमारी कमेटी थी, जो हमारी समिति थी, और समिति के जो सामान्य उपाध्यक्ष थे और समिति थी, तो मैं सबकी सहमति बना के चलता था। ये थोड़ा सा मेरा गुण या अवगुण का आप कह सकते हैं। दूसरी बात यह थी कि एक मैंने कोशिश की कि लाल किले का पूरी दुनिया में बहुत बड़ा प्रभाव है, वहां से कविता पाठ का। तो चूंकि वहां से कविता का जो पाठ होता है वह एक लोकप्रिय कविता का पाठ ज्यादा होता था, पॉपुलर पोएट्री का। उसमें मैंने थोड़ा सा संशोधन ये किया अपने स्तर पर कि जो अच्छे गीत हैं, जो कुछ अच्छी कविताएं हैं, उनको भी पॉपुलर करने की उस मंच से कोशिश की। जैसे दो तरीके हैं कि या तो आप मंच से पॉपुलर कविता ही पढ़िए, दूसरा यह कि उस मंच को आधार बना करके कुछ सीरियस पोएट्री को भी पॉपुलराइज कीजिए। हाँ, उसको भी स्थान मिलना चाहिए। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि जो कविता कहने के बाद लिखित रूप में बची रह जाए, वही कविता श्रेष्ठ है। अगर हम कोई कविता पढ़ रहे हैं, हो सकता है कि हमारे उच्चारण से पसंद आए, हमारे नाटकीय अंदाज से पसंद आए, हमारे खड़े होने, हाथ हिलाने, हमारे
बैठने, हमारे गुनगुनाने, हमारे गले के नाते, हमारे उच्चारण बोध के नाते, हमारे तुक के नाते, लय के नाते और ताल के नाते जी पसंद आए। लेकिन वही कविता जब प्रिंटेड रूप में सामने आती है, लिखित मुद्रित रूप में सामने आती है, तो उस कविता का स्तर कई बार हमें सुव्यवस्थित नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। जी मेरा स्पष्ट मत है, जो कविता की आलोचना का मैं अपना मानदंड तय करता हूँ, कि जो कविता मौखिक और लिखित दोनों का समंजन कर पाती है, उस कविता में एक लंबे समय चलने की धार होती है। जी मैंने ऐसी कोशिश की कि लाल किले के मंच को दोनों का सम्मिलन क्यों न बनाया जाए, जी संघनन क्यों न बनाया जाए। बिल्कुल। जो लोकप्रिय कवि हैं, जो कि छाए रहते हैं अपने किन्हीं किन्हीं कारणों से, कुछ हास्य कवि भी थे, कुछ ऐसे थे जो गीत रचते थे, कुछ अलग, उसमें मैंने कोशिश ये की कि जो अच्छी गंभीर कविता है, जो समकाल में मुक्त छंद की कविताएं हैं, कुछ गीत में भी नए तरीके की बात कह रही हैं, बिल्कुल नए तरीके से समय को रिफ्लेक्ट कर रही हैं। जी। क्योंकि देखिए, छंद और छंद मुक्ति दोनों तरीके से कविताएं कही जा सकती हैं। बिल्कुल कही जा सकती है। दोनों में कहने का जो समकालिक अंदाज है जी। और जो कथ्य है, जो उसकी थीम है, अगर उसमें कोई ऐसी बात है जो नयापन लिए हुए हो जी, तो उसको लंबे समय तक सुना जा सकता है, धारण किया जा सकता है। तो ये मैंने कोशिश की। तीसरी बात ये थी कि कई बार आपके ऊपर इस तरह के दबाव आते ही हैं जी, कि भाई इनको करिए, उनको करिए। तो हमको एक बहुत बड़ा फायदा था, ये मैं आज उद्घाटन करना चाहता हूँ जी, कि अनेक बार शासन ने हमारा समर्थन किया। जी, उसने कहा कि आप अपनी समिति के माध्यम से स्वाधीन हैं, आप दबावों की उतनी अपेक्षित परवाह न करें, जी, आप निर्णय लें विवेकशील तरीके से, और जो कविता के हित में हो, जो जनता के हित में हो, साहित्य के हित में हो, लाल किले की गरिमा के हित में हो, जी, उसकी हिस्ट्री के हित में हो, वो आपको करना चाहिए। जी, जी, तो वो हमने करने की कोशिश की और अपने लगभग स्वार्थहीन अंदाज में जी, ये हमने कोशिश की। और वही चीज़ हमने कोशिश की कि मैथिली और भोजपुरी में भी मैथिली भोजपुरी की कविता का पाठ अमूमन लाल किले से नहीं होता था जी, लेकिन उसको हमने श्री राम सेंटर में जी, या मतलब त्रिवेणी में या कई बार हमने जो खुले मंच से भी 15 अगस्त पर और कई जगहों पर जी, कविताओं का चयन, कविताओं का पाठ, उनके कहने का अंदाज जी, और जो उनकी अध्यक्षता के लिए हम व्यक्ति रखते थे जी, वो भी, जैसे नित्यानंद मतलब तिवारी जी को एक बार हमने आलोचना, हमने कहा कि आप पहली बार जब हमने कविता का पाठ भोजपुरी और मैथिली अकादमी का करवाया श्री राम सेंटर में, तो उसकी अध्यक्षता प्रोफेसर नित्यानंद तिवारी से कराई। जी, बिल्कुल। नित्यानंद जी मूलतः कवि नहीं है, लेकिन कविताओं को सुन करके जो उनकी आलोचकीय टिप्पणी है जी, वो बहुत सामान्य है और उसको आधार बना करके आगे बढ़ा जा सकता था, कम से कम गंभीर आलोचना के क्षेत्र में, जी, जिसकी आवश्यकता न केवल भोजपुरी में है बल्कि मैथिली में है। जी, इस तरह से हमने मैथिली, भोजपुरी और हिंदी तीनों भाषाओं के साथ साथ में, आज और एक बात कहना चाहूँगा, मैंने जो नौटंकी उत्सव शुरू किया वो बहुत इम्पैक्टफुल था, बहुत प्रभावकारी था, और उस माध्यम से ब्रज की जो भाषा थी जी, खड़ी बोली की जो एक भंगिमा थी जी, आपको अचरज होगा कि गुलाब देवी जो जानी मानी नौटंकी की कलाकार रही हैं, पद्मश्री जी, उनकी बेटी को हमने कानपुर से बुलाया। जी, हाथरस के बड़े बड़े जो नौटंकी के कृष्णा माथुर जी, इतने अच्छे अच्छे जो कि दिग्गज संगीत नाटक अकादमी अवार्ड विजेता, जी, ख्याल गायन में जो संगीत नाटक अकादमी विजेता अपने राजस्थान में, हरियाणा से, तो हमने हिंदी का जो विकास है उनकी उपभाषाओं या बोली या इन माध्यमों से इस विकसित रूप में किया कि वहाँ राजस्थान भी समाहित हुआ, वहाँ हरियाणा भी समाहित हुआ, वहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी समाहित हुआ, वहाँ मध्य प्रदेश भी हुआ, छत्तीसगढ़ भी हुआ। आपको अचरज होगा कि अनेक अंग्रेजी नाटकों का हमने छत्तीसगढ़ी नुमा अनुवाद प्रस्तुत किया। जी, जी, हमने देवेंद्र राज अंकुर जी के माध्यम से प्रसाद के नाटकों का अद्भुत हमने एक निर्देशन करवाया। आपको आश्चर्य होगा अगर मैं नाटकों की श्रृंखला बताऊं, उसके लिए बहुत समय आपको लगेगा, उस समय का आप इतिहास देखिएगा। सिंदूर की होली
पंडित लक्ष्मीनारायण मिश्र का प्रख्यात नाटक है, उपेक्षित था बहुत समय से। उस नाटक पर इब्सन का बहुत बड़ा असर था, इब्सन का। जी। मेरे मन में बड़ी श्रद्धा रही है लक्ष्मीनारायण मिश्र जी का। उनका पहाड़ीपुर गांव में जन्म हुआ और एक बड़े वो व्यक्ति थे जिन पर जितना फोकस लिटरेचर में होना चाहिए वैसा नहीं हुआ प्रसाद के बाद। हमने उस नाटक को मंडी हाउस में न केवल अभिनीत करवाया बल्कि उस पर चर्चा करवाई और उस नाटक को चर्चा के केंद्र में लाने की विनम्र कोशिश की। तो केवल हम नाटक नहीं कराते थे, नाटक को चर्चा के माध्यम से केंद्र में लाते थे। और आपको अचरज होगा कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, संगीत नाटक अकादमी और तमाम संस्थाओं के विद्यार्थी, प्रोफेसर, अध्यापक उन कार्यक्रमों को सादर आके देखते थे और उससे ऊर्जा और प्रेरणा ग्रहण करते थे। यह मेरा एक बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है कि मैंने हिंदी अकादमी को केवल भाषा की अकादमी के रूप में नहीं देखा, मैंने उसको संस्कृति की, कल्चर की अकादमी के रूप में देखा। उसमें संगीत, उसमें नृत्य, उसमें कलाएं, लोक कलाएं, उसमें नाटक, उसमें साहित्य, समकालीन कला, समकालीन साहित्य, और यहाँ तक कि जो हिंदी में कंप्यूटर की ट्रेनिंग है उसको भी नया आधार दिया। यहाँ तक की कोशिश की मैंने कि जो इंद्रप्रस्थ भारती पत्रिका है हिंदी उस पत्रिका को हमने नए सिरे से, नए कलेवर के साथ नए लेखकों से संपर्क करे, नई दृष्टि से, जो नए साहित्य के आंदोलन है, जो नए उपन्यासों के पक्ष है, नई कहानी का जो पक्ष है, नई समीक्षा का जो पक्ष है, यात्रा विवरण, ललित निबंध, अनेक विधाओं से संपन्न करने हमने भारतीय कविता उत्सव शुरू किया। बिल्कुल, भारतीय कविता उत्सव एक ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म था हिंदी अकादमी का, एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म था कि साहित्य अकादमी के हमारे मित्र कहते थे कि भैया आप सब कर लेंगे तो हम लोग क्या करें। आपके समय में तो हिंदी अकादमी ने जो और जो गैर साहित्यिक संस्थाएं थी उनको भी ऐड दी, उनको प्रोत्साहन दिया आपके कार्यकाल में। दूसरा, मैं एक चीज़ और आपसे पूछ रहा हूँ साक्षात्कार के, चूँकि हम अगले क्रम में चलेंगे, हिंदी अकादमी की जो पुरस्कार नीति और रीति है वो आप जानते हैं क्या नीति है, लेकिन इसी बीच इतने लंबे कार्यक्रम के बाद, जिस तरह की लाल किले के कार्यक्रम की हमने बात की, या आपके भोजपुरी अकादमी के कार्यक्रम की बात की, या मैथिली अकादमी के कार्यक्रम की हमने बात की, या जिस तरह से हिंदी अकादमी के जो पुरस्कार योजना थी, जो पुरस्कार दिए हैं, आप उस पुरस्कार प्रक्रिया से की बदनामी से बाल बाल बच गए, यानी आपके ऊपर ऐसा कोई दाग नहीं लगा। आपने कैसे किया उस सारी चीज़ों को अपने कार्यकाल में कि किन लोगों को पुरस्कार देना है और किन लोगों को उस लायक समझा? क्योंकि आपके कार्यकाल में जैसे आमतौर पर कुछ कहा जाता है कि ऐसा कोई आपके ऊपर ऐसा आरोप नहीं लगा। जी, ये तो बहुत मुझे खुशी हो रही है। मैं सीधा सा मेरा फंडा था, सीधा सा मेरा एक उसमें एक तर्क था जी कि जो हमारी समिति थी जी, वो समिति ही तय करे, समिति ही नाम प्रस्तुत करे, समिति ही विचार करे। हम कोई भी पुरस्कार हेतु आवेदन नहीं मंगवाते थे। यह नहीं कि लोग एप्लीकेशन दें और एप्लीकेशन से फिर हम सेलेक्ट करें, नहीं जी। देख लिया जाता था कि 5-7 साल के अंदर कौन से ऐसे रचना ग्रंथ हैं, कौन से ऐसे लेखक रचनाकार हैं जो इम्पैक्टफुल हैं, जिनकी रचनाएं इनोवेशन प्रस्तुत करती हैं, नवाचार प्रस्तुत करती हैं, जिनमें जीवन की संघनन भरी दृष्टि है, जो साहित्य को एक नवता देती हैं, आगे ले जाती हैं जी। तो ये जो हमारी समिति थी, उस समिति में भी बड़े अच्छे लोग थे, विद्वान लोग थे, वो नाम मतलब सुझाते थे, और सुझाने के बाद जो आम राय बनती थी, उस आम राय पर जो फाइनल राय बनती थी उसको हम लोग सम्मान देते थे। इस तरह से हमने कोशिश की कि जो लोग बेहतर हैं समाज के, उन्हें सम्मान दिया जाए, और उनका काम चूंकि लक्षित पहले से है, वो उस फील्ड के माहिर लोग हैं। अगर एक देवेंद्र राज अंकुर को दिया गया तो वो माहिर है उस फील्ड। बिल्कुल बिल्कुल। गिरधर राठी को दिया गया तो वो माहिर है उस फील्ड। बिल्कुल। परमानंद श्रीवास्तव को दिया गया तो आलोचना में किसी नाम के मोहताज नहीं। बिल्कुल। इस तरह से जितने लोगों को उसमें रखा गया, और ये कमेटी ने किया। बिल्कुल। मैंने सिर्फ कमेटी के उस विचार का अनुपालन किया जी।
और कमेटी ने अगर कुछ नाम के सुझाव पूछे होंगे तो जैसे सबने राय दी वैसे मैंने भी राय दी। बिल्कुल। लेकिन समिति ने तय किया, यह मैं मानता हूं कि इसी नाते हमको बड़ी आसानी हो गई और एक व्यक्ति का कोई इम्पैक्ट नहीं रहा कि उसने करवा दिया, उसने रख दिया, ऐसा नहीं। एक लोकतांत्रिक जो सभा होती है, जनसभा, उसी प्रक्रिया के उस प्रक्रिया के तहत चयन प्रक्रिया एकदम उस तरह से की। बिल्कुल। जैसे कि अब हम आपके साक्षात्कार से आगे रूबरू हो रहे हैं, उन अनछुए पहलुओं से रूबरू हो रहे हैं जो आपके साहित्यिक क्षेत्र में और व्यक्तिगत क्षेत्र में भी रहे, और आपकी जो बौद्धिकता है आपने उसको उन सारे पदों पर निभाया नहीं, जैसा कि हम जानते हैं और देश और दुनिया के लोग आपके कार्यकाल के समय को जानते हैं। अब चूंकि आपका अपना भी बहुत बड़ा साहित्य है, बहुत सारी आपकी पुस्तकें हैं, गद्य में आपकी पुस्तकें हैं, पद्य में आपकी पुस्तकें हैं, कुछ भोजपुरी में आपकी पुस्तकें हैं। तो मैं चाहूँगा कि आपका जो साहित्य है उसके बारे में भी हमें कुछ बताएं। बहुत अच्छा प्रश्न आपका है जी। असल में मेरी रुचि जितनी कविता में है जी, उतनी ही गद्य में है जी। हर बार जो मैं कविता लिखता हूँ उसमें जब भी कोई नई कविता लिखता हूँ तो पुरानी कविता के ढांचे को तोड़ने की कोशिश करता हूँ जी। अब वो टूटे नहीं टूटे या तो आलोचकों का विषय है, बिल्कुल लोगों का अपना मंतव्य है, क्योंकि कोई भी चीज साहित्य में फाइनल नहीं है, हर चीज सेमीफाइनल है, हर चीज की अनंतता विद्यमान रहती है साहित्य में। साहित्य एक महान रहस्य भी है जी, मिस्टिक है, मिस्टिसिज्म है एक तरह का जी। इसी तरीके से गद्य में मेरी गहरी रुचि हमेशा बनी रही, जैसा मैंने आपसे निवेदन इस साक्षात्कार के प्रारंभ में ही किया जी कि निबंधों में मेरी बहुत प्राचीन रुचि रही है, बहुत शुरुआती रुचि रही जी। मैं ऐसा महसूस करता रहा हूँ कि निबंध हो, चाहे रेखाचित्र हो, चाहे रिपोर्टाज हो, चाहे साक्षात्कार हो, इन निबंधों पर, इन विधाओं पर, इन साक्षात्कारों पर, इन रेखाचित्रों पर मेरी एक संभावना है, मेरी पकड़ है जी। यह पकड़ कई रूपों में हमें महसूस होती थी जी। पहली बात कि भाषा के स्तर पर मैं एक कुछ नया विन्यास देना चाहता था जी। इतिवृत्तात्मकता और एक रटा रटाए जो पैटर्न चला आ रहा है उससे कुछ अलग, उससे अलग एक भंगिमा को नए तरीके से प्रस्तुत करना जी। लेकिन मेरा स्पष्ट मत है कि सिर्फ शैली के चमत्कार से आपकी रचना श्रेष्ठ नहीं हो सकती जी। उसमें कथ्य की ऐसी बहुआयामिता भी होनी चाहिए, दृष्टि सम्मतता होनी चाहिए, ऐसी कोई बात होनी चाहिए जो आकर्षित करे, जो आपको दूर तक सोचने के लिए प्रेरित करे। बिल्कुल। विचार की ऐसी दृष्टि होनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन मेरा स्पष्ट मत है कि केवल विचार साहित्य नहीं है। विचार अगर केवल साहित्य होता तो वो दर्शन शास्त्र बन जाता। दर्शन शास्त्र। समाज का वर्णन ही साहित्य नहीं है, वो समाज शास्त्र हो जाता। बिल्कुल। नीति देना और उपदेश देना साहित्य का काम केवल नहीं है, वो उपदेश शास्त्र हो जाता। या जो धर्म शास्त्र है या माइथोलॉजी हो जाती। बिल्कुल। तो फिर क्या साहित्य है कि वो समाज शास्त्र भी नहीं है, वह माइथोलॉजी भी नहीं है, वह नागरिक शास्त्र भी नहीं है, वह राजनीति शास्त्र भी नहीं है, तो क्या है जी। मैं ऐसा मानता हूं कि जो साहित्य है वो हमारी अंतश्चेतना का वह आलोकमय अभिव्यक्ति स्वरूप है जो बहुत विरल है, जो अपनी भाषा की सर्जनात्मकता में, जो अपनी आभा में एक ऐसी बात पैदा करती है जो पहले कभी नहीं हुई, जो केवल शास्त्रों में संगठित या घटित नहीं होती जी। साहित्य का कोई एक पैमाना नहीं माना जा सकता, एक कोई रूप नहीं है उसका। जैसे एक सत्य आप अपने तरीके से प्रकट कर सकते हैं जी। दूसरा व्यक्ति सत्य को दूसरे तरीके से प्रकट कर सकता है। दोनों के सत्य अलग अलग होकर के भी अलग अलग तरीके से अपनी बातों को रख सकते हैं। उदाहरण के रूप में जी, जितने महत्वपूर्ण कवि अज्ञेय हैं जी, मैं उससे कम महत्वपूर्ण कवि विजय देवनारायण शाही को नहीं मानता। बिल्कुल। ये अलग बात है कि उनकी चर्चा पूरी तरह से नहीं हुई, उतनी नहीं हो पाई जैसे होना चाहिए। उल्टे मुक्तिबोध की कुछ ज्यादा हुई जी। लेकिन शाही जी की आलोचना को और शाही जी की रचना धर्मिता को साहित्य में नहीं रखा गया जी। लेकिन
उनकी सृजनात्मकता का जो स्तर है, जैसे केशव चंद्र वर्मा के व्यंग्य का जो स्तर है, या जैसे लक्ष्मीकांत वर्मा के जो आलोचना का जो स्तर है, जगदीश गुप्त की जो नई कविता का जो स्तर है, उस पर एक दृष्टि है, उसकी अपनी ऊंचाई है, उनका एक अपना सत्य है। एक सत्य दूसरा भी हो सकता है जो नामवर सिंह का हो सकता है, शिवदान सिंह चौहान का हो सकता है, रामविलास शर्मा का हो सकता है, मुक्तिबोध का हो सकता है। मुक्तिबोध अंततः और प्रथमतः है तो मार्क्सवादी ही, भले ही उनमें उदारवाद हो, लेकिन उनका आधार बिंदु तो मार्क्सवाद है। लेकिन जैसे कि मार्क्सवाद कोई अंतिम सत्य नहीं है, वैसे ही सत्य भी कोई अंतिम सत्य नहीं। सत्य के भी अनेक रूपाकार हैं, और केवल सत्य का प्रकटित करना ही साहित्य का काम नहीं है। जैसे तथ्यों का प्रकटीकरण भी साहित्य का काम मात्र नहीं है। साहित्य बहुत सी चीजों का संघनन है, जिसमें शिल्प विधि है, मनुष्य की भावनाएं हैं, उसकी आभा है, उसकी तरलता है, उसकी सरलता है, अनेक ऐसी बातें हैं जो मैं कह नहीं पा रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए साहित्य के जो अनेक रूपाकार हैं, अनेक जो दृष्टियां हैं, उसकी बहुलता, उसका प्लुरलिज्म, साहित्य की लोकतांत्रिकता में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र छुपा हुआ है। मैं ऐसा मानता हूं कि जो यह लोकतंत्र हम दिखाते हैं, जहां कॉमन आदमी की वास्तव में जगह नहीं होती, साहित्य में जगह है। साहित्य में ही कोई हीरो होरी हो सकता है, गोबर हो सकता है, घीसू हो सकता है, माधव हो सकता है, डॉक्टर प्रशांत हो सकता है। ये साहित्य की शक्ति है कि वो उन अछूते लोगों को, जो समाज के वंचित जन हैं, जो समाज के हाशिए के बाहर लोग हैं, जो परिधि में, जो केंद्र में नहीं है, परिधियों से भी बाहर हैं, उनको लाने की जो क्षमता है वो साहित्य में है, क्योंकि वो सहित करती है, जोड़ देती है हमको दूसरों से, दूसरों को तीसरों से, और हमको खुद से भी जोड़ती है। तो इस तरह से हमने कोशिश की कि साहित्य के जो बहुत सारे पक्ष हैं, विधाएं हैं, विशेष तौर से आलोचना मेरी बड़ी प्रिय विधा है। कविता तो खैर है ही, कविता तो मेरी प्रथम विधा है। नहीं, कविता जैसे मैं बीच में आपको थोड़ा सा रोक रहा हूँ कि जैसे बहुत सारी जो आपकी पुस्तकें हैं, कविता चतुर्थी है, दूसर कविता है, चारुता है, सीताकांत महापात्रा जी के ऊपर आपने लिखा, पृथ्वी से रस लेकर है, और एक नया विन्यास है। एक बड़ी प्रसिद्ध आपकी किताब है संसद भवन की छत पर खड़ा होकर। और भी बहुत सारी आपकी जो पुस्तकें हैं जिनके मैं यहाँ नाम नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन एक जो महत्वपूर्ण जो किताब जो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने पसंद की, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि और किताबें महत्वपूर्ण नहीं है, सारी किताबें महत्वपूर्ण हैं, वो जो किताब आपकी थी संसद भवन की छत पर खड़ा होके, ये जो शीर्षक है वो कैसे दिमाग में आपके में आया? बड़ा अच्छा प्रश्न है, और शायद पहली बार मुझसे कोई यह प्रश्न कर रहा है। मैं कहना चाहूँगा, एक्चुअली संसद भवन हमारी जो जनता की आकांक्षा है ना जी, उसका एक रूपाकार है, मेटाफर है जी। जो जनतंत्र है, जनतंत्र का मतलब जहाँ एक वंचित आदमी, सबसे अंतिम आदमी, जो आदमी असहाय है, दीन है, हीन है, उस आदमी को अभिव्यक्ति देने की सबसे सम्मानित जगह का नाम संसद भवन है जी, होना चाहिए। और उसकी छत पर खड़ा होकर के कवि अपनी बात कह रहा है। छत का मतलब वो छत नहीं है, यहाँ उसको अभिधा में नहीं लिया जाना चाहिए जी। वो ये कहना चाहता है कवि, अपनी ही बात को कहना तो शोभा नहीं दे रहा है जी, लेकिन मोटा सा जो मैं अपना एक शीर्षक जो रखा है, जो बड़ा अलग सा शीर्षक आपने रखा कि संसद भवन की छत पर खड़ा होके। तो संसद भवन जो है हमारे लोकतंत्र की जी, हमारे जीवन की प्रणाली की जी, हमारी जिंदगी में सांस लेने के ढंग की जी, हमारे साहित्य की सघनता की जी, मनुष्य की तरलता की जी, जीवन की जो सबसे श्रेष्ठ सौंदर्य बोध हो सकते हैं जी, उन सबका एक केंद्र बिंदु है संसद। संसद कोई आज से नहीं है, अशोक और उनसे पहले से जो लोकतंत्र की जो पूरी परंपरा है हमारे यहाँ है। मिल बैठ करके किसी चीज को तय करना, किसी चीज को थोपना नहीं, लादना नहीं, वास्तव में यह काम साहित्य का ही है जी। जो लोकतंत्र हम अपने जीवन में वास्तव में देखते हैं वह कई बार लोकतंत्र नहीं होता जी, वह लोकतंत्र जैसा दिखता है।
लेकिन वास्तव में लोकतंत्र नहीं होता, तो साहित्य ही है जो वास्तविक लोकतंत्र को सामने लाता है। बिल्कुल, वह सत्ता का पक्ष भी है और सत्ता का प्रतिपक्ष भी है जी। वह सत्ता के उन विरल बिंदुओं को भी टच करता है, छूता है, संस्पर्शित करता है जो सूरज भी नहीं देख सकता। बिल्कुल, जहाँ घोर अंधकार है, जहाँ घोर माने निराशा के क्षण है। मैथिली शरणगुप्त की वो कविता याद कीजिए, नर हो न निराश करो मन को। बिल्कुल बिल्कुल, मनुष्य के अंदर शक्ति भरने का काम, मनुष्य के अंदर ताकत देने का काम जी साहित्य है। और संसद जो भवन है जी, उसकी विरल आकांक्षा का जो जीवन की सर्वोत्कृष्ट शक्ति है, जो उसकी उद्यमिता है, उसका प्रतीक है। वहां की छत से, यहाँ यानी कि वहां के शीर्षता से कवि अपनी बात पूरी दुनिया को प्रकटित करना चाहता है। सामान्य आदमी के पक्ष में, उस अंतिम आदमी के पक्ष में, उस अनाथ आदमी के पक्ष में, उस गरीब गुरबा आदमी के पक्ष में जिसका कोई नहीं है। इसीलिए मीरा ने बहुत पहले कहा है जी, आप जोड़िए चीजों को। हमारा समकालीन कवि कैसे प्राचीनता से जुड़ता है जी। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। बिल्कुल, अब यहाँ राम का मतलब वो दशरथ के राम की बात छोड़ दीजिए जी। यहाँ मतलब यह है कि दशरथ के बेटे रहे होंगे, बिल्कुल, लेकिन एक ऐसे नायक, भारतीय समाज ने एक ऐसा नायक गढ़ा है जो सामान्य आदमी के लिए खड़ा होता है। बिल्कुल, जो लड़े दीन के हेत सूरा सोई, जो गरीब आदमी के लिए, जो वंचित आदमी के लिए, जो उपेक्षित आदमी के लिए खड़ा होता है, वही सूर है। ऐसा हमारे यहाँ सूर माने वीर व्यक्ति। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, यह बात मीरा कह रही है इतने पुराने समय में। जी, क्यों कह रही हैं? क्योंकि एक कोई है, वो कहती है कि हारो नहीं जीवन को, हारना नहीं है तुम्हें, यह जीवन बचा के रखो, जीवन अमूल्य है। जीवन जो है वह सबसे अलंकृत है, जीवन का कोई विकल्प नहीं है। जीवन को बचाओ, जीवन को धारण करो जी, जीवन को देखिए, मरने के बाद भी जीवन बचा रहता है जी। ये हमारी कविता की एक लाइन है जी, कि जीवन मरने के बाद समाप्त नहीं होता। जीवन एक सहज प्रक्रिया का नाम है जी, जो शरीर के शांत होने के बाद भी बचा रहता है। जी, इसलिए जीवन को जीने के लिए और जीवन को संवेदनशील एक मन देने के लिए जी, जो हमारा कवि है, जो हमारा समकालीन चिंतक है, जो हमारा समकालीन एक तरह से प्रस्तोता है, वह उसको सामने रखता है कि जीवन में उद्यम और साहस, साहित्य का एक काम साहस भी है जी। जो भयहीन नहीं हो सकता, वो साहित्य नहीं रह सकता। बिल्कुल, गांधी ने बहुत बड़ी बात कही कि सबसे पहले काम ये करो कि भय से मुक्ति प्राप्त मुक्ति प्राप्त करो। कभी तुम सत्य लिख ही नहीं सकते अगर भय से ग्रस्त रहोगे। बिल्कुल, अगर आपके हृदय में भय है तो आप लिख ही नहीं सकते। आप लिख नहीं सकते। तो भय सबसे पहले दूसरों से नहीं, अपने से होता है। मुझे ये हो जाए, मुझे वो हो जाए। एक तो आकांक्षाओं का भय आपके मन में है, दूसरे किसी के प्रति किए गए कुकृत्य का भय आपके मन में है, बिल्कुल, तीसरे आपके मन में कॉम्प्लेक्सेस के बहुत सारे भय हैं। तो ये साइको एनालिसिस करें तो बड़ा लंबा इस पे समय लग सकता है, लेकिन मूल बिंदु ये है कि साहित्य निर्भयता सिखाता है, आपके अंदर वो शक्ति देता है, ताकत देता है। इसीलिए साहित्य सबसे बड़ा लोकतंत्र है और सबसे बड़ा संसद भवन का वो छत है। जी, बहुत अच्छी व्याख्या की आपने संसद भवन की छत पर खड़ा होकर। मेरा किसी के साथ बड़ा छोटा सा सवाल हो रहा है। वर्तमान में आप प्रोफेसर और अध्यक्ष की हैसियत से हिंदी विभाग में नव नालंदा महाविहार विश्वविद्यालय नालंदा में पदस्थ हैं। ये आप यहाँ पर पदस्थ हैं तो जाहिर सी चीज़ है कि आपकी जो प्रतिभा है, जो आपकी बौद्धिकता है, वह वहाँ पर भी उसी रूप में दिखाई पड़ रही होगी जहाँ से कि पीछे दिखाई पड़ी। लेकिन इस सवाल पर हम आएंगे। इसी के साथ साथ मेरा एक सवाल बीच में छूटा कि आपने रविंद्रनाथ श्रीवास्तव जी से लेकर परिचय दासी का सफर कैसे तय? हालांकि सवाल मुझे पहले पूछना चाहिए था, लेकिन मन में मेरी ये जिज्ञासा है कि रविंद्रनाथ श्रीवास्तव परिचय दास कैसे हो?
देखिए, बहुत सुंदर प्रश्न आपका, और इस प्रश्न में 2 प्रश्न आपके हैं। जी। पहला प्रश्न आपका ये है कि मैं जो अभी कार्य कर रहा हूँ जी। और मैं अपने मूल नाम से कैसे साहित्यिक नाम तक पहुँचा। जी। तो एक-एक करके दोनों का मैं बिल्कुल उत्तर देना चाहूँगा। बिल्कुल। पहली बात कि जो मैं काम अब तक करता रहा हूँ पूरे जीवन में, जी। वो निष्ठा से करता रहा हूँ। जी। जो भी हमें काम दिया गया, प्रशासन में था या संपादन में था या प्रकाशन में था, या फिर हमने स्कॉलरशिप में काम किया या फिर फेलोशिप में काम किया, या किसी अकादमी के सर्वोत्कृष्ट पद पे रहा। जी। इन सारे संस्थाओं में या इन सारी जगहों पर निष्ठा से मैंने काम किया। जी। निष्ठा शब्द बड़ा अमूर्त शब्द है। बिल्कुल। मोटा मोटी आप अर्थ ये समझें कि हमने अपनी पूर्ण वैज्ञानिक चेतना के साथ उस विषय वस्तु को सामान्य जन तक ले जाने के जितने नवाचार परक संदर्भ हो सकते हैं वो इस्तेमाल किए। जी। और उसमें क्वालिटी को मेंटेन करने की विनम्र कोशिश की। जी। यह अपना मेरा मत है, इस पर विभिन्न मत लोगों के हो सकते हैं, स्वागत है उसका। जी। तो कोशिश की कि निष्ठा के साथ अपने कार्यों का संपादन मैं करूं। जी। और काम में कोताही कभी नहीं की, हमेशा काम को धारण किया, काम को किया, मेहनत से किया, सिर झुका के काम किया। जी। मैं वही काम अपने इस संस्थान में करता हूँ, इस विश्वविद्यालय में करता जी। हूँ। बच्चों को पढ़ाना, उनका रिसर्च से जुड़ा हुआ व्याख्यान देना, जो भी मुझे समय समय पे उत्तरदायित्व दिए जाते हैं उसका मैं परिपालन करता हूँ। जी। उसमें भी मेरी निष्ठा झलकती है। जो मेरी शक्ति है, जो मेरी सीमा है, जो मेरी दृष्टि है, जो मेरी समझ है, जो इनोवेटिव जो अप्रोच है, मैं उसको लाने की जहाँ तक संभव कोशिश होती है। जी। जी। बिल्कुल। वो मैं करने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल। यह समय बताएगा और यह संदर्भ बताएगा बात का कि मैं कितना कर पाया या कर पा रहा हूँ। जी। बिल्कुल। क्योंकि यह मैं इसके बारे में क्या फैसला दे सकता हूँ। जी। बिल्कुल। बिल्कुल। दूसरा प्रश्न यह है कि मैं जो अपने मूल नाम से, जो मेरे माँ बाप ने रखा, उस नाम से साहित्यिक नाम तक कैसे गया। यह मैं बहुत बार इसका उत्तर दे चुका हूँ। इसका संक्षिप्त उत्तर ये है जी। कि जो मेरा मूल नाम है रविंद्रनाथ श्रीवास्तव, उस नाम से एक प्रख्यात भाषा वैज्ञानिक दिल्ली विश्वविद्यालय में हो चुके थे। जी। उनका शैली विज्ञान के क्षेत्र में एक महानतम योगदान है। जी। जैसा कि मैंने एक और साक्षात्कार में कहा है, वो आपके यहाँ भी मैं बताना चाहूँगा जी। कि शैली विज्ञान के क्षेत्र में 2 महत्वपूर्ण व्यक्तियों को मैं मानता हूँ। जी। एक प्रोफेसर रविंद्रनाथ श्रीवास्तव जी को, जो मेरे हम नाम थे, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे, जो विदेश में भी पढ़ाए, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। दूसरे विद्यानिवास मिश्र। जी। बिल्कुल। इन दोनों ने शैली विज्ञान के क्षेत्र में बड़ा अवदान किया अपने अपने स्तर पर। जी। ये तो भाषा वैज्ञानिक लोग ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। जी। लेकिन मैं एक साहित्य के रसज्ञ के रूप में और भाषा की जो थोड़ी बहुत समझ मेरी है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ। तो एक तो रविंद्रनाथ श्रीवास्तव वो थे, और भी कई रचनाकार जो रविंद्रनाथ श्रीवास्तव थे, रविंद्र श्रीवास्तव थे, वो थे, बने हुए। जी। तो हमारे मित्रों ने इलाहाबाद में, क्योंकि मैं एमए तक, जी, यानी कि पीएचडी के भी काफ़ी समय तक रविंद्रनाथ श्रीवास्तव के नाम से लिखता रहा। जी। मैं एक और साक्षात्कार में बता चुका हूँ कि जनमोर्चा जो अखबार है फैज़ाबाद का, जिसके संपादक शीतला प्रसाद सिंह जी थे उस समय, जी, और भी लोग थे। उस समय मैंने फैज़ाबाद में थोड़े समय रह करके, जब मैं एमए की थीसिस, एमए में मैंने सर्वेश्वर दयाल सक्सेना पे थीसिस लिखी थी हिंदी में, तो कुछ समय तक मैं टाइप के और सामग्री संकलन के क्रम में फैज़ाबाद में रहा, क्योंकि मेरी बुआ वहाँ थी। तो अयोध्या में जो महाविद्यालय है, साकेत पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में, उसमें जाया करता था। ये लगभग बात 1984-83 की है। जी। तो जाया करता था और वहाँ जा करके मैं अध्ययन करता था। तो मैं एक दिन घूमते हुए गुलाबबाड़ी एक जगह है, अच्छा, जो हमारी जो वेश्याएं बहनें हैं, माफ कीजिएगा इस शब्द बिल्कुल के लिए, कोई ये शब्द इसका कोई प्रतिरूप हो तो मैं कह सकता हूँ, लेकिन चूंकि कहना पड़ेगा, तो उनको देख कर मैं करुणार्द्र हो गया। जी। और मुझे इस सिस्टम को लेकर के, इस व्यवस्था को, जो सामाजिक और आर्थिकी जो है हमारे समाजों की जो दशा है, जी, मेरी आंखों से न केवल आंसू आए बल्कि निकल के बाहर आए, और लंबी कविता लिखी, और वो जनमोर्चा कविता में छपी। अगर कोई शोधक, मेरा मित्र या कोई परिचित उस समय की फाइलें जनमोर्चा की निकाले, बहुत सी कविताएं, बहुत से मिलेंगी उसमें, आपको जनमोर्चा में मिल जाएंगी। जी। आज अखबार ने जो गोरखपुर का और तमाम जगहों
तमाम अखबारों ने रविंद्रनाथ श्रीवास्तव के नाम से लिखी जी। आकाशवाणी गोरखपुर से बहुत सारी रचनाएं मेरी प्रसारित हुई रविंद्रनाथ श्रीवास्तव नाम से। जी जी। लेकिन जब मैं बाद में डीलिट के क्रम में आगरा विश्वविद्यालय में रजिस्टर्ड हुआ जी, और तो दोनों जगह एक साथ में रहता था जी। आगरे में भी रहता था और फिर इलाहाबाद में भी रहता था। इलाहाबाद की जो लाइब्रेरी है मैं उसी तरह उपयोग करता था, यह भी मैं एक साक्षात्कार में बता चुका हूँ जी। जैसे कि मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी प्रयोग करता था। तो मित्रों ने एक दिन लाइब्रेरी में बैठ के कहा कि भाई कुछ यूनिकनेस होनी चाहिए नाम में। जी। मैंने कहा कि नाम में क्या धरा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, नाम में भी कुछ धरा है। बिल्कुल। तो फिर यह कुल मिलाकर के परिचय दास जो शब्द है, जो संज्ञा है मेरी, वो बनी। और फिर मैं लगातार, फिर तो नवभारत टाइम्स में लगातार उस समय नवभारत टाइम्स, कादम्बिनी, कितने बहुत सारे समाचार हमने लगातार, वो बहुत पुरानी बात है जी। और मैं लगातार उसमें लिखता गया और लगातार लिखता ही रहता था जी। और पत्रिकाएं और उस समय की भी फाइलें, आपको जानकर अचरज होगा कि वो फाइलें मेरे पास नहीं। जी जी। वो रचनाएं मेरे पास नहीं। नवभारत टाइम्स में बहुत सी कविताएं छपी हैं जो मेरे पास है ही नहीं, न तो वो है, न मैं किसी कविता संग्रह में है। जी जी। तो या तो कोई मेरा मित्र या कोई शोधक या कोई प्रिय पात्र जाके खोजे निकाले, अब इस समय करे वो, या उसका जब भी कभी मन हो तो उस समय छपती थी और वो सब परिचय दास के नाम से छपती थी। धीरे धीरे जब मैं इलाहाबाद में, ममफोर्डगंज में और कई जगह, तो फिर धीरे धीरे ऐसी स्थिति बन गई, आपको बहुत आश्चर्य होगा और अच्छा लग रहा है कि फिर मेरा मूल नाम ही विलुप्त हो गया। जी जी बिल्कुल। यहाँ तक कि मैं जब CCRT में आया, एक तरह से अधिकारी में होकर के, या हिंदी अकादमी या कहीं पर भी मैथिली, तो लोग रविंद्रनाथ श्रीवास्तव जानते ही नहीं थे। जी जी बिल्कुल। या मैं महाविहार में भी हूँ तो वहाँ भी मुझे लोग परिचय दास के नाम से ही जानते हैं जी। यह मैं पाठकों का, श्रोताओं का, अपने साहित्य प्रेमियों का अपने प्रति अत्यंत अनुग्रह मानता हूँ। जी बिल्कुल। कि जो मेरा सरकारी नाम है, जो मेरे माँ पिता का दिया हुआ नाम है, उसके बदले मेरे साहित्य के नाम को वो याद रखते हैं। कई मेरे मित्र तो इतना अच्छा लगता है, कहते हैं कि आपकी रचना मैंने वहाँ पढ़ी। बिल्कुल। आपने फागुन के बारे में ऐसे लालित्यपूर्ण लिखा। दैनिक जागरण में बहुत आता है, दैनिक जागरण में हमने बहुत बार पढ़ा है अभी भी। जी। तो इस तरह से मैं करने लगा, लिखने लगा। जी। चूँकि आपके जीवन के, साहित्यिक जीवन के, व्यक्तिगत जीवन के हमने बहुत अनछुए पहलुओं से रूबरू हुए, बहुत चर्चा की। एक चीज़ में, चूँकि हम साक्षात्कार के अंतिम चरण में हैं, ऐसा लगता है कि कोई चीज़ जो करनी चाहिए थी अभी मन में अधूरी रह रही है साहित्य के प्रति, जिसको करना चाहूँगा। बहुत ज़्यादा अच्छा प्रश्न है और बहुत सृजनात्मक प्रश्न आपका है। जी। असल में साहित्य में कोई चीज़ अंतिम नहीं होती। जी। जैसे जीवन में भी कोई चीज़ अंतिम नहीं होती। मैं जीवन से असंतुष्ट तो नहीं हूँ जी, लेकिन संतुष्ट होना भी सापेक्षिक शब्द है। जब हम कहते हैं कि हम संतुष्ट हो गए तो वह एक रिलेटिव टर्म है, एक सापेक्षिक पद है। मैं साहित्य में अभी इतने सारे काम हैं, मैं आपको बताऊं कि ऐसे ऐसे कवि हमारे हिंदी लिटरेचर में हैं। उदाहरण के रूप में एक भिखारी दास है। भिखारी ठाकुर की बात नहीं, जी, भिखारी दास जी, जो प्रतापगढ़ के थे। जी। उनके लक्षण ग्रंथों पर एक अच्छी आलोचना का काम किया जा सकता है। पद्माकर से लेके, मतिराम से लेके, धरणीदास से लेके, ऐसे ये लोग महत्वपूर्ण कवि हैं जी, जिन पर एक नई आलोचनात्मक दृष्टि दी जा सकती है और मैं कर रहा हूँ। आपको अचरज होगा कि मैं शंकर देव जी पर, जी, माधव देव जी पर, इन पर बिल्कुल नई दृष्टि के साथ जी काम कर रहा हूँ। जी। ये सारे लोग ऐसे महत्वपूर्ण रत्न हमारे हैं जिन पर काम की आवश्यकता है। मैंने गोरखनाथ पे काम किया जी, मैंने रैदास पे काम किया जी, मैं भारतीय आलोचना शास्त्र पे काम कर रहा हूँ जी, मैं भारतीय कविता के नए प्रतिमानों पे काम कर रहा हूँ जी। भारतीय कविता, केवल हिंदी कविता नहीं, भारतीय कविता, भारतीय कविता, संपूर्ण भाषा बोली, भारतीय जो भाषा का है जी, उसके अवबोध को एक समझते हुए उसमें से क्या गूढ़ पद निकाला जा सकता है जी, उसकी मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं जो संपूर्ण एशियाई कविता है जी, जिसमें दक्षिण एशिया की जो भाषाएं हैं
आखिर हम सब मिला के तो एक ही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। उनमें क्या ऐसी सांस्कृतिक चित्ती है, उस सांस्कृतिक चित्त को मैं समझना चाहता हूँ, नई दृष्टि के साथ समझना चाहता हूँ। बौद्ध कविता में जो नयापन है, जो नई दृष्टि है, जो नया समकाल है, वो मैं जानना चाहता हूँ, उस पर मैं काम कर रहा हूँ जी। इसी तरीके से लालित्यपूर्ण जो गद्य है वो हमारे साहित्य से छूटता जा रहा है। आप जानते ही हैं कि हिंदी में गिने चुने विरले लोग ललित निबंधकार हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और जो गद्य की जो इतर विधाएं हैं जी, उनमें भी क्लासिक रचनाओं का निरंतर अभाव है जी। उन पर काम की बहुत आवश्यकता है। हम लोग अपने विनम्र कांपते हाथों से कुछ काम कर रहे हैं, या मैं बहुत अनुरोध पूर्वक बात कह रहा हूँ। तो अभी जीवन तो जारी है जी, और साहित्य का जीवन तो और भी जारी है जी जी। मैं इसको कोई अपना अंत नहीं मानता, इसको मानता हूँ कि यह मेरे साहित्य का एक निरंतर्य है। जैसा कि शब्द निरंतर कहा गया है उपनिषद में, आपको मालूम होगा कि उसमें कहा गया है कि चरई वेती चरई वेती, जी जी, चलते रहो चलते रहो। बिल्कुल। तो साहित्य एक चलते रहने का नाम है, जीवन की अंतर्दृष्टि को पुनः पुनः थाने और समझने का नाम है जी। मैं विद्यापति को कोट करूंगा इस साक्षात्कार में। बिल्कुल, बिल्कुल। उन्होंने कहा कि जन्म अवधि हम रूप निहारल तबहु न तृप्त भेल। हम जन्म अवधि रूप को निहारते रहे लेकिन तृप्त नहीं हुए। बिल्कुल। वो क्या ऐसा है, उस रूप में ऐसा क्या है कि निहारते रहे और तृप्ति नहीं मिली। तो साहित्य मेरे लिए वह रूपाकृति है जिसको मैं निहारता हूँ, अंतर्दृष्टि से देखता हूँ और मैं तृप्त नहीं होता हूँ। निहारना एक बहुत बड़ा पद है कि जान लीजिए, वो देखना अलग है और निहारना अलग है। कई बार हम अनुवाद नहीं कर पाते। निहारने में गहरा भावबोध जो छुपा हुआ है जी। तो साहित्य को जिस अंतर्दृष्टि से हम निहारते हैं, उसके अंदर प्रविष्ट होते हैं, तो नया नया रूपाकार, नई नई उसमें चीजें निकलती चली आती हैं। उसका रूपक, उसका विन्यास, उसका मेटाफर बदल जाता है। और इसी बदलाव की प्रक्रिया को हम साहित्य में, समाजों में, जीवन में, देखिए परिवर्तन ही जीवन का नाम है जी। साहित्य में भी परिवर्तन, जीवन में भी परिवर्तन और समाज में भी परिवर्तन। कुछ लोग कहते हैं कि साहब समाज में अगर परिवर्तन हो गया तो जीवन आपका बदल जाएगा। बहुत विनम्रता पूर्वक इस साक्षात्कार में मैं इससे अपनी असहमति प्रकट करता हूँ। मैं मानता हूँ कि समाज व्यक्ति के ऊपर उपनिवेश की तरह से नहीं होना चाहिए जी। समाज का अलग गुणधर्म है, व्यक्ति का अलग गुणधर्म है, दोनों को मिल के चलना चाहिए। समाज के अपने जो गुणधर्म हैं उनके साथ व्यक्ति के जो अपने कर्म हैं, अपनी जो भावनाएं हैं, अपने जो स्वधर्म है जिसको मैं शब्द यूज करूं, उसके साथ मिलजुल के चलना है। और दोनों में परिवर्तन एक साथ होना चाहिए। व्यक्ति में भी परिवर्तन हो, समाज में भी परिवर्तन हो और जीवन में भी परिवर्तन हो। यह नहीं कि जब समाज में बदलाव होगा तो फिर व्यक्ति में होगा, फिर जीवन में होगा, नहीं, तब तो होता ही रह जाएगा। बिल्कुल। इसलिए मैं उस थियरी से वाकिफ मतलब इत्तेफाक नहीं रखता जी। और इस तरह से जो जीवन का जो क्रम है जी, वो व्यक्ति में यानी व्यष्टि में और समष्टि में, ये प्राचीन हमारा शब्द है व्यष्टि और समष्टि, जिसको हम लोग अत्यंत आधुनिक भाषा में कहते हैं कि व्यष्टि और समष्टि दोनों को संतुलित और संघनित रूप में चलना चाहिए। साथियों, आज हमारे साथ इस साक्षात्कार में मौजूद थे देश और दुनिया के हिंदी, भोजपुरी और मैथिली के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर आदरणीय रविन्द्रनाथ श्रीवास्तव जी, परिचयदार जी। साथियों, फिर अगले साक्षात्कार के तौर पर किसी और शख्सियत के साथ आपसे पुनः रूबरू होंगे। तब तक के लिए आपसे आज्ञा। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।